हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट जेन S2 में। दोस्तों, हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं जैव अणु का कार्बोहाइड्रेट टॉपिक। कार्बोहाइड्रेट में हमने कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा, उसका वर्गीकरण, ग्लूकोज की संरचना, फ्रक्टोज की संरचना और ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ये सब क्वेश्चंस हम पढ़ चुके थे। आज के इस लेक्चर में हम पहले तो कार्बोहाइड्रेट के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद क्वेश्चंस के बाद हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे एमिनो अम्ल और प्रोटीन। ट्राई करते हैं जितना हो जाएगा उतना। चलिए दोस्तों, क्वेश्चंस की तरफ करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग पढ़ रहे होंगे और अच्छे से काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट में उपस्थित H व O का अंतर बताइए। कार्बोहाइड्रेट में उपस्थित H व O का क्या अंतर है? देखिए, सामान्यतः H व O में जो अंतर होता है वो 2:1 यानी 2:1 के रेशियो में होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट्स में। क्या कोई ऐसा भी कार्बोहाइड्रेट संभव है जिसके अंदर H व O का अंतर 2:1 नहीं होता? जी हाँ, ऐसा भी कार्बोहाइड्रेट संभव है। उसका नाम है रेमोस, C6H12O5। C6H12O5। कोई दिक्कत? ओके। 3 कार्बन युक्त कार्बोहाइड्रेट का क्या नाम होता है? 3 कार्बन वाले को हम ट्रायोज बोलते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डोट्रायोज, और कीटोन ग्रुप है तो कीटो ट्रायोज। 4 वाले को बोलेंगे टेट्रोज। ठीक है, 5 वाले को आप क्या बोलेंगे बताइए? 6 वाला आप जानते हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये आपके 5 वाले में आ जाएंगे। कोई दिक्कत? 6 वाले में राइबोस की संरचना बनाइए। राइबोस शुगर की संरचना बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे आप राइबोस की संरचना? राइबोस की संरचना आप कैसे बनाएंगे? तो राइबोस क्या होता है, किसे बोलते हैं राइबोस? 5 कार्बन की शुगर होती है, 4 OH ग्रुप और एक एल्डिहाइड ग्रुप उसके अंदर होता है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए डाइसैकेराइड का एक उदाहरण। आप डाइसैकेराइड के काफ़ी सारे उदाहरण जानते हैं, दे सकते हैं उदाहरण आप डाइसैकेराइड के। डाइसैकेराइड में आपका माल्टोज, सुक्रोज ही आ जाएंगे। माल्टोज किस किस से बनता है, सुक्रोज किस किस से बनता है, आपको पता होना चाहिए। माल्टोज के लिए आप क्या यूज करते हैं? सोचिए, माल्टोज बताओ, माल्टोज कैसे बनाते हैं? अरे बोलो, सोचो, माल्टोज कैसे बनेगा? माल्टोज बनता है अल्फा डी ग्लूकोज से। और सुक्रोज कैसे बनता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। लैक्टोज कैसे बनता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। वापस से रिवाइज कर लीजिए एक बार। माल्टोज किससे बनेगा? माल्टोज बनेगा आपका अल्फा डी ग्लूकोज से, और सुक्रोज ग्लूकोज फ्रक्टोज से, और लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। कोई दिक्कत, कोई समस्या? ओके। सेलुलोज किस मोनोसेकेराइड का बहुलक है? तो सेलुलोज किससे बनता है? सोचिए, सेलुलोज किससे बनता है? सेलुलोज बनता है ग्लूकोज से। तो सेलुलोज ग्लूकोज का बहुलक है। कोई दिक्कत? पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल में आप स्टार्च, सेलुलोज ये ले सकते हैं। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन बनता है अपचाई शर्करा। अपचाई शर्करा किसे कहते हैं और अनअपचाई शर्करा? वे शर्कराएं जिनका अपचयन हो सकता है, जिनके अंदर टोलोविन या फेहलिंग विलयन जिन्हें अपचयित कर सकता है, या जो हाइड्रोक्सिल एमाइन से विक्रिया करके ऑक्जिम बना सकते हैं, वे अपचाई शर्कराएं हैं। उदाहरण है माल्टोज। अनअपचाई वे होती हैं जो इन रिएक्शंस को नहीं देती। उदाहरण है सुक्रोज। ये हम पढ़ चुके थे। कोई दिक्कत? और दूसरे टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आ सकता है। ग्लूकोज और सुक्रोज जल में विलय हैं, जबकि साइक्लोहेक्सेन या बेंजीन जल में अविलय हैं। देखिए, ग्लूकोज या सुक्रोज इस वजह से घुल जाते हैं क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड जल के साथ मिलकर उसे अपने अंदर विलय कर लेता है, जबकि साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन के अंदर अध्रुवीय प्रकृति होती है। ये अध्रुवीय होते हैं, जल में नहीं घुल पाते। लैक्टोज के जल अपघटन से आपको क्या मिलेगा? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। यानी 2 टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डाइसैकेराइड कैसे बनते हैं, या कौन कौन सा मोनोसैकेराइड मिलकर डाइसैकेराइड बनाता है, या डाइसैकेराइड टूटकर क्या बनाएगा। ग्लूकोज के पेंटा एसीटेट में आप एल्डिहाइड समूह की अनुपस्थिति को कैसे समझा सकते हैं? देखिए, ग्लूकोज एक हेमी एसिटल है। क्या है ग्लूकोज? एक हेमी एसिटल।
ग्लूकोज एक हेमी एसिटल है जिसमें CHO समूह अनुपस्थित है, अतः इससे प्राप्त पेंटा एसीटेट व्युत्पन्न भी एल्डिहाइड समूह अनुपस्थित दर्शाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोटीन्स। क्या होते हैं प्रोटीन्स? जीव जगत में पाए जाने वाले सर्वाधिक जैव अणु प्रोटीन होते हैं। स्रोत क्या है, किस किस से हमें मिलता है प्रोटीन? दूध, पनीर, दाल, मूंगफली, मछली, मांस, इनसे हमें मिलता है। शरीर के प्रत्येक भाग में, लगभग प्रत्येक भाग में मिलता है। बाल, त्वचा, नाखून, हीमोग्लोबिन, मांसपेशी, एंजाइम, हार्मोन आदि सब प्रोटीन के बने हुए हैं। प्रोटीन का कोई कलर नहीं होता, कोई गंध नहीं होती, कोई स्वाद नहीं होता। ये उच्च अणुभार वाले जटिल यौगिक हैं। उच्च अणुभार वाले जटिल यौगिक क्या काम करते हैं? शरीर में वृद्धि और टूट फूट की मरम्मत, अनुरक्षण के लिए अति आवश्यक, मतलब टूट फूट की मरम्मत करते हैं। शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक आधार बनाते हैं। दोबारा से सुन लीजिए। सबसे पहले तो ये जैव अणु हैं। कहाँ कहाँ से मिलते हैं? दूध, पनीर, दाल, मूंगफली, मछली, इनसे मिलते हैं। शरीर के किस किस भाग में पाए जाते हैं? बाल, त्वचा, नाखून, हीमोग्लोबिन, मांसपेशी, एंजाइम, हार्मोन, ये सब प्रोटीन के बने हुए हैं। कोई कलर नहीं होता, कोई गंध नहीं होती, कोई स्वाद नहीं होता। जल स्नेही कोलाइड विलयन बनाते हैं, उच्च अणुभार वाले होते हैं। ये शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक आधार को बनाने में, यानी स्ट्रक्चरल फंक्शंस को बॉडी का बनाने में हमारी मदद करते हैं। शरीर में वृद्धि करते हैं और शारीरिक अनुरक्षण के लिए आवश्यक हैं। शारीरिक अनुरक्षण से मतलब है टूट फूट की जो मरम्मत करने के लिए। अब प्रोटीन का संगठन क्या है? प्रोटीन बने कैसे हैं? प्रोटीन के संगठन को समझने के लिए आप इसकी बेसिक यूनिट समझेंगे, एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल, जब एमिनो अम्लों का समूह मिलता है, एमिनो अम्लों के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। अभी समझेंगे एमिनो अम्ल क्या है। दो एमिनो अम्ल जुड़ते हैं पेप्टाइड बंध से, और जब बहुत सारे यानी पॉलीपेप्टाइड बन जाएंगे, यानी बहुत सारे एमिनो अम्ल जुड़ जाएंगे, तो उससे बनेगा आपका प्रोटीन। एमिनो अम्ल के अंदर पाया जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड, और पेप्टाइड बॉन्ड से बनेगा आपका प्रोटीन। प्रोटीन का वर्गीकरण क्या है? प्रोटीन का वर्गीकरण आणविक आकृति के आधार पर प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं, रेशेदार प्रोटीन और गोलिका आकार प्रोटीन। वे प्रोटीन जिनमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं समानांतर होती हैं, समानांतर पर, और डाई हाइड्रोजन और डाई सल्फाइड बंधों द्वारा जुड़ी रहती हैं, रेशे जैसी संरचना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। रेशेदार प्रोटीन उन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बने हुए होते हैं जिनमें दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के समानांतर पर हों। बॉन्ड कौन कौन से मिलेंगे? डाई हाइड्रोजन और डाई सल्फाइड बंध। उदाहरण आप याद रखेंगे, केराटिन जो बाल और ऊन में मिलता है, मायोसिन मांसपेशियों में मिलता है। गोलिका आकार या दानेदार प्रोटीन, इनमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं कुंडली बनाकर गोल आकृति की होती हैं, जल में विलय होते हैं गोलिकाकार। एग्जाम्पल इंसुलिन, एल्ब्यूमिन, हीमोग्लोबिन। प्रोटीन के जल अपघटन के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। एक वर्गीकरण हम पढ़ चुके हैं, आकृति के आधार पर रेशेदार या गोलिकाकार। और आपका जल अपघटन के आधार पर प्रोटीन कई प्रकार के होते हैं। पहला है सामान्य प्रोटीन। सामान्य प्रोटीन क्या है जी? ये सामान्य प्रोटीन जो केवल अल्फा एमिनो अम्लों से बने होते हैं। और दूसरा होता है संयुग्मित प्रोटीन। संयुग्मित प्रोटीन क्या है? प्रोटीन के एक भाग में एप्रोटोनिक भाग भी जुड़ा रहेगा, जिसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। यानी कि एक है वो जिनमें अल्फा एमिनो अम्ल उपस्थित हों, एक वो हैं जिनमें अल्फा एमिनो अम्ल के साथ साथ, यानी कि प्रोटीन भाग के साथ साथ प्रोटीन प्लस एप्रोटिक भाग जिसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप के नाम से जानते हैं, वो उपस्थित होगा। उन्हें संयुग्मित प्रोटीन कहते हैं। एग्जाम्पल न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन में न्यूक्लिक अम्ल होगा, ग्लाइकोप्रोटीन में कोई कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, जैसे उदाहरण मायोसिन, और क्रोमोप्रोटीन में वर्णक उपस्थित होंगे जो कलर देने का काम करेंगे, जैसे हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल। ठीक है, कोई दिक्कत? एक बार रिवाइज कर लीजिए। क्या है प्रोटीन? जैव अणु हैं। किस किस स्रोत से मिलते हैं? दूध, पनीर, दाल, मूंगफली, मछली, इन सब से मिलते हैं। शरीर के लगभग प्रत्येक भाग में पाए जाते हैं। शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक आधार बनाते हैं। शरीर में वृद्धि के लिए जरूरी होते हैं, टूट फूट में मदद करते हैं। किस बेसिक यूनिट से मिलकर बने हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं? इनका घर बनाने के लिए ईंटें किस प्रकार की हैं? तो उसका नाम है एमिनो अम्ल। बहुत सारे एमिनो अम्ल एक दूसरे से पेप्टाइड बंध से जुड़ते हैं, फिर वो पेप्टाइड बंध मिलकर
प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन का वर्गीकरण दो प्रकार से कर सकते हैं, आणविक आकृति के आधार पर रेशेदार और गोलिकाकार, आप समझ चुके हैं, और प्रोटीन के जल अपघटन के आधार पर सामान्य प्रोटीन और संयुग्मित प्रोटीन। एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। देखिए प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं एमीन या एमिनो अम्ल। कैसे बनते हैं एमिनो अम्ल? क्या है एमिनो अम्ल? वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन की एक चेन होगी, एक सिरे पर कार्बोक्सिलिक समूह यानी COOH समूह उपस्थित होगा और एक उसी कार्बन पर, सेम कार्बन पर एक एमीन समूह NH2 उपस्थित होगा। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? एमीन या एमिनो अम्ल। एमिनो अम्ल। कोई दिक्कत? टोटल एमिनो अम्ल जिन्हें हम समझें वे 20 हो सकते हैं। तो आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे? एमिनो अम्ल क्या हैं? वे कार्बनिक यौगिक जिनमें एक ही कार्बन के एक सिरे पर कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH और एक सिरे पर NH2 या एमीन समूह उपस्थित हो, इसे हम क्या बोलेंगे? एमिनो अम्ल। ये क्या करते हैं भैया? जब दो या दो से अधिक एमिनो अम्ल एक दूसरे से जुड़ते हैं तो पेप्टाइड बंध बनता है। कौन सा? पेप्टाइड बॉन्ड। और वो पेप्टाइड बॉन्ड की चेन मिलकर बनाती है पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड। उस पॉलीपेप्टाइड समूह की श्रृंखला को ही हम क्या नाम देते हैं? प्रोटीन। क्या नाम देते हैं? प्रोटीन। कोई दिक्कत? ये देख लीजिए आप बेसिक स्ट्रक्चर, या ये समझ लीजिए। ये बीच में सेंट्रल पे कार्बन है, कार्बन से एक COOH, एक NH2, इधर R यानी और कार्बन भी हो सकते हैं, हाइड्रोजन की जगह और ग्रुप्स भी आ सकते हैं। वर्गीकरण समझते हैं। कार्य के आधार पर एमिनो अम्ल दो प्रकार के होते हैं, आवश्यक एमिनो अम्ल और अनावश्यक एमिनो अम्ल। आवश्यक एमिनो अम्ल कौन से होते हैं? इन्हें अंग्रेजी में एसेंशियल अमाइनो एसिड भी बोलते हैं। इस वर्ग में वे एमिनो अम्ल आते हैं जो जिनकी जीवधारियों को अत्यंत आवश्यक, बहुत जरूरी चीज़ें, जिनकी कमी से शारीरिक वृद्धि रुक जाती है और मृत्यु भी हो सकती है। इनकी संख्या 10 है। नाम: थ्रियोनिन, वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, मिथायोनिन, फेनिल, एलेनिन, ट्रिप्टोफैन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। इन्हें संक्षिप्त में आप इससे याद कर सकते हैं TVMILLPATH। ये एमिनो अम्ल हैं, आवश्यक एमिनो अम्ल। अनावश्यक एमिनो अम्ल कौन से होते हैं? इनके अभाव में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बॉडी की कुछ चीज़ें ऑल्टर हो सकती हैं, कुछ कंडीशंस बदल सकती हैं। इन्हें हम अनावश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। आवश्यक एमिनो अम्ल शरीर के अंदर ही बनते हैं, जबकि अनावश्यक एमिनो अम्ल हमें अपने डाइट के रूप में, अपने खाने के रूप में बाहर से लेने पड़ते हैं। प्रकृति के आधार पर एमिनो अम्ल का प्रकार। प्रकृति का मतलब है अम्ल, क्षार और उदासीन। वे एमिनो अम्ल जिनमें कार्बोक्सिलिक समूह प्रबल होता है। देखिए एमीन के अंदर जो NH2 समूह है ये आपको क्षारीय प्रकृति देगा, क्षारीय। और जबकि आपका COOH समूह ये आपकी अम्लीय प्रकृति को दर्शाएगा। तो अगर अम्लीय प्रकृति ज़्यादा है तो कौन सा होगा एमिनो अम्ल? एमिनो अम्ल होगा अम्लीय। और अगर क्षारीय प्रकृति यानी NH2 समूह प्रभावशाली है तो कैसा होगा भैया? क्षारीय। और अगर दोनों बैलेंस हैं तो कैसा होगा? उदासीन एमिनो अम्ल। आप एग्जाम्पल्स याद रखेंगे, दो एग्जाम्पल आप इसके याद कर लेंगे। अम्लीय एमिनो अम्ल में आपका एग्जाम्पल है एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। और क्षारीय में आप याद रख सकते हैं हिस्टिडीन, लाइसिन। उदासीन क्या होंगे? वे एमिनो अम्ल जिनमें एमीन समूह व कार्बोक्सिलिक समूह एक दूसरे के प्रभाव को लगभग समान बनाकर रखते हैं या एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, उदासीन हो जाते हैं। एमिनो समूह की उपस्थिति। एमिनो समूह मीन्स NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप जिस जगह पर उपस्थित होगा उसके आधार पर भी हम कह सकते हैं कि एमिनो अम्ल किस प्रकार के हैं। इस प्रकार से एमिनो अम्ल 3 प्रकार के हैं, जिनका क्या नाम है? अल्फा एमिनो अम्ल। यानी अगर NH2 समूह अल्फा कार्बन पर है, अगर NH2 समूह अल्फा कार्बन पर अटैच है तो उसे हम क्या बोलते हैं? अल्फा एमिनो अम्ल। अगर उस कार्बन पर जिस पर COOH जुड़ा है उसके एडजेसेंट या साइड या पड़ोसी वाले कार्बन पर एमाइन ग्रुप है तो उसे बीटा बोलेंगे। अगर जिस कार्बन पर COOH समूह है उसके बराबर से और एक बराबर वाला कार्बन, यानी पहले आप अल्फा, बीटा और ये क्या हो जाएगा आपका? गामा एमिनो अम्ल। उदाहरण आप याद रख सकते हैं
तो रख लीजिए, नहीं तो आपको अम्लीय, क्षारीय, उदासीन का एक एक एग्जाम्पल याद रखना है अच्छे तरीके से। कोई दिक्कत, कोई समस्या? ठीक है, इनके गुण पढ़ लीजिए। गुण में आप क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले विलेयता। क्या ये जल में घुलेंगे? क्या ये जल में घुलेंगे? क्या एमिनो अम्ल जल में घुलते हैं? तो ये जल में विलेय हैं। क्या ये अम्ल और क्षारों में भी घुलेंगे? जी हाँ, ये अम्ल और क्षार में भी घुल सकते हैं। इनका गलनांक, गलनांक कैसा होगा भैया? अम्लीय और क्षारीय दोनों समूह उपस्थित होने के कारण अंतराणुक बल प्रबल होगा, इनका गलनांक उच्च होगा। एक इनका इम्पोर्टेंट आपका है ज्विटर आयन। ज्विटर आयन क्या होता है? ज्विटर आयन अम्लीय, कार्बोक्सिलिक व क्षारीय एमिनो दोनों प्रकार के समूह उपस्थित होने के कारण एमिनो अम्ल की द्विध्रुवीय संरचना बन जाती है, जिसे ज्विटर आयन कहते हैं। क्या मीनिंग है इसका? मीनिंग ये है कि एमिनो अम्ल के पास एक NH2 समूह है, एमिनो अम्ल के पास एक NH2 समूह है और एक COOH समूह है। जब अम्ल का हाइड्रोजन, अम्ल अपना हाइड्रोजन दे देगा, उसे क्षार ले लेंगे, NH2 के पास पहुंच जाएगा, तो इधर माइनस चार्ज और इधर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, इसे हम ज्विटर आयन कहते हैं। ज्विटर आयन ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर pH का मान, जिस पर एमिनो अम्ल विद्युत क्षेत्र में अप्रभावित रहता है और इसकी रासायनिक क्रियाशीलता स्थिर हो जाती है, उसे समविभव बिंदु कहते हैं। ये समविभव बिंदु आप ज्विटर आयन में देख सकते हैं। एमिनो अम्ल का महत्व क्या है? देखिए, एमिनो अम्ल नहीं होंगे तो पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनेगा, पेप्टाइड बॉन्ड नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं बनेंगे। दूसरा, ये शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालते हैं, इनसे हार्मोन्स बनते हैं, ये शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक हैं। पेप्टाइड बंध क्या होता है? मैंने आपको बताया, जब दो एमिनो अम्ल एक दूसरे से जुड़ते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। ये पेप्टाइड बॉन्ड आपका क्या होगा, कैसे बनेगा? एक एमिनो अम्ल का COOH समूह दूसरे एमिनो अम्ल के NH2 समूह से जब क्रिया करता है और जल का अणु बाहर निकलता है, जल का अणु बाहर निकलता है, तब जो ये बॉन्ड बना है, जो CONH बॉन्ड है, CONH बॉन्ड, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे ही हम बोलते हैं पेप्टाइड बंध। पेप्टाइड बंध क्या बोला मैंने? जब एक एमिनो अम्ल का COOH दूसरे एमिनो अम्ल के NH2 समूह से अभिक्रिया करके जल का अणु बाहर निकालता है, जल का अणु बाहर निकालता है, तो इस CONH को ही हम पेप्टाइड बंध कहते हैं। डेफिनेशन क्या लिखेंगे? एक एमिनो अम्ल के NH2 समूह और दूसरे एमिनो अम्ल के कार्बोक्सिलिक समूह के मध्य क्रिया करने पर H2O अणु का बाहर निकलना क्या बनाता है? पेप्टाइड बॉन्ड। जब ये पेप्टाइड बॉन्ड 2 बनेंगे तो डाईपेप्टाइड, 3 बनेंगे ट्राईपेप्टाइड, 4 बनेंगे टेट्रापेप्टाइड और 4 से ज़्यादा बन जाएंगे आपका पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन की संरचना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। प्रोटीन की संरचना, प्रोटीन हम पढ़ चुके हैं। एमिनो अम्लों के संगठन से यानी पेप्टाइड बंधों की श्रृंखला यानी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से बने जटिल यौगिकों को हम प्रोटीन कहते हैं। इनकी संरचना का अध्ययन हम 3 स्तर पर कर सकते हैं। तो जब आपसे पूछा जाएगा पेपर में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोटीन की संरचना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोटीन की संरचना पर टिप्पणी लिखिए, तो आप लिखेंगे क्या? पहले प्रोटीन की डेफिनेशन जो मैं आपको बता चुका हूँ, उसके बाद आप लिखेंगे प्राथमिक संरचना। देखिए, प्राथमिक संरचना में अनुक्रम होता है, पेप्टाइड बंधों के जुड़ने का अनुक्रम। ठीक, इससे पता चलता है कि कितने एमिनो अम्ल हैं, क्या उनकी संख्या है, क्या उनकी व्यवस्था है। ठीक, सबसे पहले फ्रेडरिक सेंगर ने इंसुलिन प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, सबसे पहले फ्रेडरिक सेंगर ने इंसुलिन प्रोटीन की प्राथमिक संरचना ज्ञात की थी। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा? पेप्टाइड बंध देखने के लिए मिलेगा, हाइड्रोजन बंध और डाइसल्फाइड बंध। किसी प्रोटीन की प्राथमिक संरचना का महत्व इस बात से पता चलता है कि किसी प्रोटीन में जो अल्फा एमिनो अम्ल हैं वे कौन किस स्थान पर है। दैट मीन्स प्राथमिक संरचना रेस्पॉन्सिबल है अनुक्रम के लिए, सीक्वेंस के लिए। अगर आपको ये जानना है कि प्रोटीन में क्या सीक्वेंस है, अनुक्रम क्या है एमिनो अम्लों का, तो आप कौन सी संरचना देखेंगे? उसकी प्राथमिक संरचना। तो मेन बात आपको मिली, पेप्टाइड बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है, और क्या पता चला? एमिनो अम्लों का अनुक्रम होता है। कोई दिक्कत? द्वितीयक संरचना,
प्रोटीन की द्वितीयक संरचना की जानकारी पोलिंग और कोरे नामक वैज्ञानिकों ने की थी। इसमें क्या होगा, यह संरचना प्रत्यास्थ है। प्रत्यास्थ का मतलब है इसे मोड़ा गया है, मोड़ तोड़ के बनाया गया है। रेशेदार प्रोटीन जैसे बाल, ऊन आदि इनमें पाई जाती है। यह संरचना CONH और NH समूह के मध्य हाइड्रोजन बंध के कारण पॉलीपेप्टाइड की मुख्य श्रृंखला के नियमित कुंडलन में उत्पन्न होती है। यानी कि जब आपकी प्राथमिक संरचना कुंडलित हो जाएगी, प्राथमिक संरचना जब कुंडलित हो जाएगी तब बनती है द्वितीयक प्रोटीन की संरचना। द्वितीयक प्रोटीन की संरचना दो प्रकार की होती है, एक अल्फा हेलिक्स और एक बीटा प्लेटेड शीट। अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट। अल्फा हेलिक्स संरचना में क्या है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला मुड़े हुए रिबन की भांति सर्पिलाकार होकर हेलिक्स यानी कुंडलियां बना लेती हैं। इसे हम अल्फा हेलिक्स बोलते हैं। ये प्रोटीन लचीले होते हैं और खींचे जा सकते हैं, यानी हम इन्हें खींच सकते हैं स्प्रिंग के जैसे। और दूसरे कौन से होंगे, बीटा प्लेटेड शीट। बीटा प्लेटेड शीट में क्या होता है कि जिस प्रकार से हम एक व्यवस्थित क्रम में परत के ऊपर परत रख देते हैं, परत के ऊपर परत, उसी प्रकार से बीटा प्लेटेड शीट में पॉलीपेप्टाइड की चेन एक दूसरे के ऊपर रखी जाती हैं। ठीक, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना। देखिए ये कुंडलित संरचनाएं हैं द्वितीयक अणु की। तृतीयक संरचना क्या होती है, ये 3D स्ट्रक्चर होता है, 3D डिजाइन होता है प्रोटीन का। इसके अंदर क्या है कि जब द्वितीयक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किसी विशेष स्थान पर मुड़कर लूप का निर्माण करती हैं, यानी पहली फोल्डिंग, पहला एक सीधा सीक्वेंस, उसको फोल्ड करा तो अल्फा और बीटा प्लेटेड शीट यानी द्वितीयक संरचना। और अब अगर द्वितीयक संरचना को भी आप विशेष जगह से मोड़ देंगे तो आपकी कौन सी संरचना बनेगी भैया, तृतीयक संरचना। तो इसका मतलब ये कुंडलित होगी। ठीक है, ये संपूर्ण आकार निर्धारित करती है कि प्रोटीन का आकार क्या होगा। गोलिकाकार प्रोटीन जैसे हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन की संरचना कुंडलीय होती है। उदाहरण भी हो गया, कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। उन्हें दर्शाने के लिए एक और फोल्डिंग होती है, उस फोल्डिंग को हम प्रोटीन की चतुष्क संरचना कहते हैं। जैसे हीमोग्लोबिन में दो श्रृंखलाएं होती हैं, एक अल्फा पेप्टाइड और एक बीटा पेप्टाइड। प्रोटीन का आप कैसे टेस्ट करेंगे, कैसे पता करेंगे कि प्रोटीन है। प्रोटीन के परीक्षण के लिए एक होता है बायूरेट परीक्षण। बायूरेट परीक्षण में क्या करते हैं, प्रोटीन को आप 10% NaOH विलयन और CuSO4 के साथ 10% NaOH और CuSO4 के साथ गर्म करते हैं तो भूरे बैंगनी कलर का विलयन मिलता है। तो आपसे पूछा जा सकता है बायूरेट परीक्षण क्या है। बायूरेट टेस्ट, बायूरेट टेस्ट में आप क्या करेंगे, 10% NaOH मिलाएंगे, 10% NaOH और साथ में CuSO4 कॉपर सल्फेट मिला देंगे। अगर मिलाकर हल्का गर्म करने पर कलर कैसा आएगा, भूरा बैंगनी, तो आप बताएंगे कि प्रोटीन है। जेंथोप्रोटिक टेस्ट क्या है, जब प्रोटीन में HNO3 मिलाकर गर्म करते हैं तो पीला कलर आता है और अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं तो नारंगी कलर आता है। एक टेस्ट होता है निनहाइड्रिन परीक्षण। निनहाइड्रिन में कौन सा कलर देता है प्रोटीन, नीला। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है जी। प्रोटीन का विकृतीकरण कैसे होता है, प्रोटीन का विकृतीकरण। विकृतीकरण, विकृत का मतलब है खराब करना, यानी आप प्रोटीन के कोई से भी लेवल को 1 2 3 प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक जिस भी क्रम को आप खराब कर देंगे तो प्रोटीन विकृत हो जाएगा। जब प्रोटीन को गर्म करते हैं या प्रोटीन के pH में परिवर्तन किया जाता है तो अम्ल या क्षार या धातु या गर्म करने पर प्रोटीन की क्रियाशीलता, जैविक क्रियाशीलता खत्म हो जाती है। इसे हम प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। इसमें इसकी प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक संरचनाएं खराब हो जाती हैं या विकृत हो जाती हैं या नष्ट हो जाती हैं या स्कंदन हो जाता है। ठीक, अगर आप विकृत करेंगे तो सीक्वेंस पर इतना इफेक्ट नहीं पड़ता गर्म करने का, लेकिन इसकी द्वितीयक और तृतीयक जो इसे विशेष बनाती हैं, जो इसकी फोल्डिंग्स इसे विशेष बनाती हैं, उनकी क्रियाशीलता समाप्त हो जाने से प्रोटीन खत्म हो जाता है। अब विकृतीकरण दो प्रकार का होता है, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मीनिंग है रिवर्सेबल। यह विकृतीकरण लवणों की उपस्थिति में होता है। दुर्बल हाइड्रोजन बंध टूटते हैं और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला खुल जाती है। देखिए जब ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला खुलेगी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा प्लेन एक रिजु रेखा है, इसकी फोल्डिंग करा दी, इसे मोड़ दिया तो द्वितीयक संरचना, और विशेष मोड़ दिया तो तृतीयक संरचना।
तो इसे हम क्या बोलेंगे, अगर प्रोटीन अपनी पुरानी स्थिति में आ सकता है तो उत्क्रमणीय विकृतीकरण, नहीं आ सकता है तो अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय के लिए क्या होगा, बहुत हाई टेम्परेचर, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, अगर इनकी उपस्थिति में हम कराएंगे तो अनुत्क्रमणीय। उदाहरण क्या है इसका विकृतीकरण का, अंडे की सफ़ेदी। अंडे की सफ़ेदी में गोलाकार व घुलनशील एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है, जिसे गर्म करने पर वो स्कंदित हो जाता है, और अगर आप इसे ठंडा भी करेंगे तो वापस नहीं ले जा सकते। यानी आप एक बार गर्म करने पर अंडे को वापस उसी स्थिति में नहीं ले जा सकते। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सुन लीजिए इस टॉपिक के। इस टॉपिक के 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं भैया 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पेप्टाइड बॉन्ड किसे कहते हैं, पॉलीपेप्टाइड किसे कहते हैं, प्रोटीन की संरचना क्या है, प्राथमिक संरचना में क्या क्या मिलता है, प्रोटीन की द्वितीयक और तृतीयक। यानी मेन क्वेश्चन है आपका प्रोटीन की संरचना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एमिनो अम्ल किसे कहते हैं, वो इतना काम का है नहीं, क्योंकि प्रोटीन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। एंजाइम आज ही पढ़ लें, आज ही पढ़ लें क्या, चलो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे एंजाइम और हार्मोन। समझ में आ रहा हो या आप लोग अगर पढ़ रहे हो तो भाई कमेंट कर दो। एंजाइम, हार्मोन और आपके विटामिन्स कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर कंप्लीट कर लें। न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, आरएनए सब कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, थर्ड पार्ट में 10वां चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। काम की बात बता देता हूँ मैं आपको, इस चैप्टर से 7 नंबर का पेपर ऑर्गेनिक में आएगा, 7 नंबर का पेपर ऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में आप डरते हैं रिएक्शंस से, तो इसमें आप ग्लूकोज की जो मैंने रिएक्शन कराई है 1 2 3 4 5 रिएक्शन जो हैं वो आप कर लीजिए, उससे अलग आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ओके।